दोस्तों, दुनिया को लग रहा था कि 6 अगस्त को भारत सिर्फ एक रूटीन मिसाइल टेस्ट करने वाला है, लेकिन क्या होगा अगर 2530 किलोमीटर का ये नो फ्लाई जोन सिर्फ एक दिखावा हो। आखिर अब्दुल कलाम आइलैंड पर आधी रात को डीआरडीओ ऐसा कौन सा काला हथियार लोड कर रहा है जिसका नाम आज तक डिफेंस मिनिस्ट्री की किसी भी फाइल में पब्लिक नहीं किया गया है। क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जो ड्रैगन की रातों की नींद उड़ाने वाला है? अचानक 6 और 7 अगस्त की ही तारीख को क्यों चुना गया है? क्या आसमान में अलर्ट महज एक धोखा है और असली खेल समंदर की खौफनाक गहराइयों के अंदर चल रहा है? क्या भारत ने दुनिया की नजरों से छिपा करके वो तकनीक अचीव कर ली है जिसे ट्रैक करना इस धरती के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसको चाइना डिकोड कर कर के परेशान हो गया है, लेकिन वो इसे जान नहीं पाया है। दोस्तों, इंडियन ओशन रीजन यानी कि आईओआर के अंदर अचानक से एक भारी सन्नाटा पसर गया है। भारत ने 6 और 7 अगस्त 2026 के लिए बे ऑफ बंगाल और आईओआर के ऊपर एक बेहद खतरनाक और क्रिटिकल नोटिस जारी किया है। नोटिस टू एयर मिशंस कोई आम अलर्ट नहीं होता है। विमानन और रक्षा अभियानों की दुनिया के अंदर इसका एक बहुत ही खौफनाक मतलब होता है। जब भी कोई देश अपनी सबसे घातक मिसाइल, रॉकेट या फिर किसी एडवांस वेपन सिस्टम का ट्रिगर दबाने वाला होता है तो वो सिविलियन अथॉरिटीज के जरिए एक तय इलाके को डेंजर जोन घोषित कर देता है। इस बार दोस्तों ये नो फ्लाई जोन ओडिशा के तट पर मौजूद भारत के टॉप सीक्रेट मिसाइल टेस्ट साइट अब्दुल कलाम आइलैंड से शुरू होकर के सीधे दक्षिण की तरफ इक्वेटर को चीरते हुए 2530 किलोमीटर दूर तक जा रहा है। ये सिर्फ एक सेफ्टी वार्निंग नहीं है, बल्कि ग्लोबल सुपर पावर्स के लिए एक सीधा मैसेज है कि इस रूट से अब कोई कमर्शियल फ्लाइट या फिर नेवल शिप नहीं गुजरेगा। जो गुजरेगा वो सीधा राख के अंदर तब्दील हो जाएगा। इस टेस्ट की टाइमिंग को समझना दोस्तों बेहद जरूरी है। पिछले कुछ सालों से चाइना लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आड़ में अपने जासूसी जहाजों को इस इंडियन ओशन रीजन के अंदर भेज रहा था। युआन वांग क्लास के सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज और जियांग यांग होंग क्लास के ओशनोग्राफिक सर्वे शिप्स लगातार श्रीलंका, मालदीव्स के पोर्ट्स पर मंडराते रहते हैं। इनका मकसद समंदर की मछलियां गिनना नहीं है, इनका एक ही टारगेट होता है ओशन फ्लोर मैपिंग करना, पानी के तापमान और डेंसिटी को मापना, ताकि कल को जब युद्ध हो तो चाइनीज सबमरीन से बिना किसी रडार के आए आसानी से नेविगेट कर सकें और यहां पर अपनी जानकारियां जुटा सकें। बीजिंग को लगा था कि वो भारत को समंदर में घेर रहा है, लेकिन दोस्तों क्या भारत ने 2530 किलोमीटर का ये मौत का जाल उन्हीं को दफन करने के लिए बिछाया है। इस नोटेम ने चाइना के नेवल कमांडर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं, क्योंकि ये मिसाइल कॉरिडोर ठीक उसी इलाके से गुजर रहा है जहां चाइना अपनी नेवल प्रेजेंस को नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहा है। भारत का ये कदम एक बहुत ही एग्रेसिव काउंटर मूव है। अब दोस्तों जरा इस 2530 किलोमीटर के आंकड़े की डीप डिकोडिंग करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रेंज सीधे तौर पर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि MRBM कैटेगरी की तरफ इशारा करती है। भारत के मिसाइल आर्सेनल के अंदर इस वक्त कई ऐसे घातक वेपन्स मौजूद हैं जो इस क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं। सबसे पहला और लॉजिकल नाम आता है अग्नि 2 मिसाइल का, जिसकी मारक क्षमता 2000 से लेकर के 3000 के बीच में है। हो सकता है दोस्तों कि स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड यानी कि अपनी कॉम्बैट रेडीनेस चेक करने के लिए इसका एक सरप्राइज यूजर ट्रायल कर रही हो, लेकिन दोस्तों डिफेंस कॉरिडोर्स के अंदर की खबर कुछ और ही इशारा कर रही है। चर्चा इस बात की है कि ये अग्नि पी यानी कि अग्नि प्राइम का कोई एक्सटेंडेड और एडवांस वर्जन हो सकता है। अग्नि पी न्यू जनरेशन की कैनेस्ट्राइज्ड मिसाइल है जिसे चंद मिनटों के अंदर ही रेल या फिर रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर किया जा सकता है। दोस्तों कैनिस्टर में होने की वजह से इसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के सैटेलाइट्स जब तक इसके डिप्लॉयमेंट को ट्रैक करेंगे तब तक ये मिसाइल अपने टारगेट को खाक कर चुकी होगी। लेकिन दोस्तों जरा ठहरिए, इस पूरी स्ट्रैटेजी के अंदर एक ऐसा हिडन लेयर है जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से मिस कर रहा है। दोस्तों आसमान में जारी किया गया यह अलर्ट क्या सिर्फ एक डायवर्जन हो सकता है
क्या होगा अगर ये मिसाइल जमीन से फायर हो ही नहीं? क्या बे ऑफ बंगाल के शांत पानी के समंदर के नीचे कोई अदृश्य न्यूक्लियर पनडुब्बी K4 मिसाइल का ट्रिगर दबाने के लिए पोजीशन ले चुकी है? K4 एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि SLBM है, जिसकी फुल रेंज करीब 3500 किलोमीटर है। यह मिसाइल भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। कई बार सेना मिसाइलों का परीक्षण उनकी फुल रेंज से कम दूरी पर करती है, जिसे डिप्रेस्ड ट्रेजेक्टरी टेस्ट कहते हैं। दोस्तों, ऐसा मिसाइल की लिमिट्स और अलग अलग पैरामीटर्स को जांचने के लिए किया जाता है। अगर ये K4 का टेस्ट है तो इसका सीधा मतलब है कि भारत अपनी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को उस लेवल पर ले जा रहा है जहां दुश्मन का फर्स्ट स्ट्राइक के बाद में समंदर के नीचे से ऐसा प्रहार होगा जो सीधे उनकी न्यूक्लियर बंकरों को लॉक कर देगा। और अगर ये दोनों थ्योरीज भी पूरी तरह से सच नहीं हैं तो एक तीसरी थ्योरी ऐसी है जो पूरी दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को आउटडेटेड साबित कर सकती है। दोस्तों, रेंज भले ही 2530 किलोमीटर है और मिसाइल का बूस्टर शायद अग्नि सीरीज का ही हो, लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर इस मिसाइल की नाक पर लगा पेलोड कोई आम बैलिस्टिक वॉरहेड ना होकर के वो खूंखार हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि SGV हो, जिस पर DRDO पिछले कई सालों से साइलेंटली काम कर रहा है। दोस्तों, हाइपरसोनिक वेपन बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी को फॉलो नहीं करता है। ये स्पेस के एज पर जाकर के वापस वायुमंडल के अंदर घूमता है और साउंड की स्पीड से 5 से 10 गुना ज्यादा रफ्तार से यानी कि मैक 5 या उससे ऊपर की स्पीड से अपने टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि रास्ते में मैन्यूवर कर सकता है, अपनी दिशा बदल सकता है। इसे रडार पर पकड़ना या इंटरसेप्ट करना आज की डेट के अंदर अमेरिका के एडवांस पैट्रियट सिस्टम के लिए भी एक बुरा सपना है। दोस्तों, क्या भारत किसी प्रोजेक्ट एक्स को टेस्ट करके दुनिया को यह बताने वाला है कि हमारी स्ट्राइक को रोकना अब इम्पॉसिबल है? यह कोई आइसोलेटेड या फिर रातों रात लिया गया फैसला नहीं है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से भारत की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा और एग्रेसिव शिफ्ट आया है। भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी हमेशा से नो फर्स्ट यूज की रही है, लेकिन इस पॉलिसी की ताकत इस बात के अंदर छुपी हुई है कि अगर किसी ने भारत के ऊपर पहला हमला करने की जरूरत की तो भारत का पलटवार इतना भयंकर होगा कि हमलावर देश का वजूद दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। दोस्तों, इसे मिलिट्री डिक्शनरी के अंदर मैसिव रिटेलिएशन कहते हैं। 6 और 7 अगस्त को होने वाला यह टेस्ट उसी एग्रेसिव डिफेंस पोस्चर का एक ट्रेलर है। यह दुनिया को, खास करके चाइना और पाकिस्तान को यह बता रहा है कि भारत की रेड लाइंस अब बदल चुकी हैं। हम सिर्फ अपने लैंड बॉर्डर्स पर ही नहीं बल्कि समंदर की अथाह गहराइयों और स्पेस के पार भी अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा करना जानते हैं, और ऐसा करने के लिए हमारे पास में विल पावर और वेपन्स दोनों हैं। दोस्तों, इस टेस्ट के बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाल ही के अंदर दोस्तों भारत ने अग्नि 5 मिसाइल के साथ में MIRV टेक्नोलॉजी यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल का सफल टेस्ट किया था, जिसे DRDO ने दिव्यास्त्र नाम दिया था। दोस्तों, MIRV कोई आम तकनीक नहीं है। इसका मतलब है एक मिसाइल, लेकिन कई सारे अलग अलग वॉरहेड्स जो लॉन्च होने के बाद में स्पेस में अलग अलग हो जाते हैं और कई अलग अलग शहरों या मिलिट्री बेसिस को एक साथ तबाह कर सकते हैं। दोस्तों, मई 2026 के अंदर भी भारत ने बे ऑफ बंगाल के अंदर 3560 किलोमीटर का एक लंबा नोटेम जारी किया था, जिसे रक्षा विशेषज्ञों ने अग्नि 4 मिसाइल का टेस्ट माना था। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत लगातार अपनी मिसाइलों को अपग्रेड कर रहा है। ये बैक टू बैक टेस्ट साफ बता रहे हैं कि इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अब किसी भी विदेशी दबाव या फिर सैंक्शंस की परवाह नहीं करती है। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर के अंदर ब्यूरोक्रेसी की लाल फीताशाही को खत्म करके DRDO और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को एक ओपन प्लेग्राउंड दे दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का फोकस अब इंपोर्ट्स पर नहीं है बल्कि स्वदेशी तकनीक के ऊपर है। आत्मनिर्भर भारत के तहत हम अपने वेपन्स खुद बना रहे हैं, खुद टेस्ट कर रहे हैं और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर अपनी शर्तें खुद तय कर रहे हैं। आज भारत ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइलें एक्सपोर्ट कर रहा है। ये 2530 किलोमीटर का टेस्ट सिर्फ एक वेपन ट्रायल नहीं है बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट के लिए एक शोकेस है, जो ये साबित करता है कि भारत अब वर्ल्ड क्लास मिलिट्री हार्डवेयर का एक रिलायबल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस टेस्ट का ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा।
अमेरिका, रसिया, फ्रांस और चाइना जैसे देश अपनी मिलिट्री सैटेलाइट्स के जरिए इस नोटेम जोन के ऊपर पैनी नजर बनाए हुए हैं। चाइना की पीएलए नेवी के लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शौक है। बीजिंग को अब ये समझ में आ रहा है कि इंडियन नेवी और डीआरडीओ का ये डेडली कॉम्बिनेशन उनके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को पूरी तरह से डिकोड और डिस्ट्रॉय कर चुका है। अगर फ्यूचर के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भारत के पास में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का अनबीटेबल लेवरेज है। भारत मलक्का स्ट्रेट से लेकर के गल्फ ऑफ अडन तक चाइनीज सप्लाई लाइंस को चौक करने की पूरी ताकत रखता है। ये 2530 किलोमीटर की रेंज सिर्फ मैप पर खींची गई एक लाइन नहीं है दोस्तों, ये वो रेडियस है जिसके अंदर अगर कोई भी अनफ्रेंडली असेट आता है तो उसका सर्वाइवल रेट 0 होने वाला है। इंडियन ओशन रीजन के अंदर भारत सिर्फ अपने लिए नहीं खड़ा है, क्वाड देशों का ग्रुप जिसके अंदर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, वो भी भारत को इस रीजन के अंदर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, जब भारत 2530 किलोमीटर लंबी रेंज का नोटेम जारी करता है तो अमेरिका से लेकर के जापान तक एक रिलीफ की सांस ली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना की अनकंट्रोल्ड एक्सपेंशन को रोकने के लिए भारत एक मजबूत दीवार बनकर के खड़ा हो चुका है। ये टेस्ट सिर्फ चाइना को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ग्लोबल अलायंस के अंदर भारत की बार्गेनिंग पावर को आसमान पर ले जाने का एक मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, इस मिलिट्री पावर गेम का सीधा असर हमारी इकोनॉमी और ग्लोबल पोजीशनिंग के ऊपर पड़ता है। आज दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन्स और क्रूड ऑयल के बड़े जहाज इंडियन ओशन रीजन से होकर के गुजरते हैं। जो देश इस समंदर के ऊपर राज करेगा वही ग्लोबल ट्रेड के रूल्स तय करेगा। भारत अपनी नेवी और मिसाइल आर्सेनल को मॉडर्नाइज करके दुनिया को यह भरोसा दिला रहा है कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की गारंटी हम लेते हैं। ये मिलिट्री कॉन्फिडेंस ग्लोबल इन्वेस्टर्स को भी एक बड़ा सिग्नल देता है कि भारत अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से कैपेबल है। जब आपकी सेना मजबूत होती है तो आपकी डिप्लोमेसी अपने आप धारदार हो जाती है। जब आपके पास में 2530 किलोमीटर दूर तक अचूक निशाना लगाने वाली मिसाइल होती है तो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर सामने वाला देश आपसे आंखें मिलाने से पहले 10 बार सोचता है। दोस्तों, डिफेंस इंटेलिजेंस और ओपन सोर्सेज इंटेलिजेंस से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती हैं कि इस टेस्ट से ठीक पहले सैटेलाइट इमेजिनरी के अंदर अब्दुल कलाम आइलैंड के आसपास कुछ अजीबोगरीब हलचल रिकॉर्ड की गई है। कुछ ऐसी हैवी इक्विपमेंट्स और टेलीमेट्री रडार्स देखे गए हैं जो रूटीन टेस्ट के अंदर अमूमन नजर नहीं आते। क्या ये सिर्फ एक स्मोक स्क्रीन है या सच में भारत का रक्षा प्रतिष्ठान किसी ऐसी टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय कर रहा है जो आने वाले दशकों तक एशिया का पावर बैलेंस तय करेगी? हर एक मूव बहुत ही कैलकुलेटेड है। डीआरडीओ और हमारी आर्म फोर्सेस मिलकर के जो भी कुछ कर रहे हैं वो पूरी तरह से क्लासिफाइड है, लेकिन दोस्तों उसका जो भी आउटकम होगा वो बहुत जल्द दुनिया के सामने आने वाला है और वो भारत के दुश्मनों के लिए कोई अच्छी खबर बिल्कुल नहीं होगी। ये मिसाइल टेस्ट सिर्फ एक तकनीकी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं है, ये भारत के नेशनल कॉन्फिडेंस का प्रतीक है। ये उस नए भारत की हुंकार है जो डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की डायरेक्शन के अंदर आगे बढ़ चुका है। 206 और 7 अगस्त को जब ये मिसाइल अपने लॉन्चर से निकलेगी और बे ऑफ बंगाल के आसमान को चीरते हुए 2530 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट करेगी तो उसकी गूंज सिर्फ पानी में नहीं बल्कि बीजिंग और पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में सुनाई देगी। अगर ये मिसाइल अपने तय टारगेट्स के अंदर 1 इंच भी भटकी या जानबूझ करके भटकाई गई तो ये समझ लीजिए कि हिंद महासागर के अंदर घात लगाए बैठी विदेशी ताकतों को उनकी सही जगह दिखा दी जाएगी। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये नए भारत की तरफ से दी जा रही वो आखिरी चेतावनी है जिसे इग्नोर करने की गलती दुनिया का कोई भी मुल्क अपने होशो हवास के अंदर नहीं करेगा। अब दोस्तों, पूरा स्ट्रेटेजिक गेम आपके सामने है। नोटेम की टाइमिंग, चाइना की जासूसी जहाजों की घुसपैठ, 2530 किलोमीटर की कैलकुलेटेड रेंज और डीआरडीओ का ये टॉप सीक्रेट मिशन। आप दोस्तों इस जियोपॉलिटिकल शतरंज को कैसे डिकोड करते हैं? आपको क्या लगता है कि इस बार अब्दुल कलाम आइलैंड से K4 SLBM फायर होगी, अग्नि प्राइम का कोई नया अवतार लॉन्च होगा, या फिर भारत सच में किसी खूंखार हाइपरसोनिक वेपन का टेस्ट करने वाला है? दोस्तों, आपका इस मामले में जो कुछ भी कहना है आप कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।